हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग एट होम में। और आज हम इग्नू एमपीएस 003 के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक एलपीजी पैकेज की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, एलपीजी पैकेज का क्या अर्थ है तथा भारत के विकासवादी अर्थशास्त्र में इसका क्या योगदान है। तो देखिए दोस्तों, एलपीजी पैकेज के बारे में हम सब ने कभी ना कभी स्कूल में किसी न किसी कभी ना कभी ज़रूर पढ़ा है। एलपीजी पैकेज के अगर हम फुल फॉर्म पे जाएं तो इट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। 1991 के आर्थिक सुधारों में ये चीज़ को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था और उसने भारत पे क्या प्रभाव डाला है, इस क्वेश्चन में हमें उसी के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ष 1991 में भारत ने अपनी आर्थिक नीतियों में एक बदलाव देखा, जिससे यह भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक ऐतिहासिक वर्ष बन गया। 1991 में भारत को जिस भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा वह बेकाबू था और स्थिति धीरे धीरे निराशाजनक होती जा रही थी। देखिए, वर्ष 1991 में भारत की आर्थिक नीतियों में एक बदलाव आया, जिससे यह साल एक ऐतिहासिक बन गया और इसीलिए आज हम इसे पढ़ रहे हैं। 1991 में भारत में बहुत भारी आर्थिक संकट आया था, जो कि एकदम काबू नहीं हो पा रहा था, स्थिति से बाहर था। और स्थिति जो थी वो धीरे धीरे निराशाजनक होती जा रही थी, क्योंकि देश जो था वो कर्जे में डूबता जा रहा था, महंगाई आसमान छू रही थी, दैनिक उपयोग की वस्तुएं बहुत महंगी हो गई थी। तो इस कारण उस समय पे जो आर्थिक संकट था देश में वो बहुत गहरा था, बहुत बड़े पैमाने पे था। उसी को हटाने के लिए देश में 1991 में आर्थिक सुधार लाए गए। अब पहले तो हम जानते हैं कि 1991 में आर्थिक संकट के कारण क्या थे और उसका प्रभाव क्या पड़ा भारत में। 1991 में जो संकट का प्राथमिक कारण था उसे निर्यात माना जाता है, निर्यात में गिरावट। 1991 में भारत में निर्यात में गिरावट आई और उसे आर्थिक संकटों का पहला और प्राथमिक कारण माना जाता है। भारत को पेट्रोलियम जैसी किसी भी वस्तु के आयात के लिए डॉलर में भुगतान करना पड़ता था। यदि भारत को पेट्रोलियम जैसी कोई चीज़ आयात करनी थी तो उसके लिए उसे भुगतान डॉलर में करना पड़ रहा था, ना कि रुपए में। और जो वो निर्यात करके पैसे कमा रहा था, निर्यात से जो डॉलर की कमाई हो रही थी, वो इस ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रही थी, यानी पैसे आ कम रहे हैं और जा ज़्यादा रहे हैं। तो इस कारण ये प्राथमिक और बहुत ही बड़ा कारण था आर्थिक संकट का। आर्थिक संकट के दुर्बल प्रभावों पर भारत की विफल अर्थव्यवस्था पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा। तो ये जो आर्थिक संकट की जो शुरुआत हुई थी निर्यात आयात से, इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा। जैसे कि विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होने लगा और देश के सामने भुगतान संतुलन का संकट खड़ा हो गया, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार जो था वो कम होता जा रहा था। इससे भुगतान संतुलन का एक संकट खड़ा हो गया। सरकारी आय इन मुद्दों को हल करने के लिए काफ़ी नहीं थी, क्योंकि आयकर के माध्यम से जो राजस्व उत्पन्न होता था वो काफ़ी अपर्याप्त कम था। तो देखिए, जो सरकारी आय थी वो इन सब मुद्दों को हल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जो आयकर टैक्स से, जो कर से जो भी राजस्व मिल रहा था वो बहुत कम था। अगला पॉइंट है, भारत को आईबीआरडी आईबीआरडी एक फाइनेंशियल संस्था है, जिससे उसे 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की भारी राशि उधार लेनी पड़ी। यह विश्व बैंक और आईएमएफ की ऋण देने वाली शाखा है। भारत को यह ऋण इस शर्त पे मिला कि वह अपनी आर्थिक नीति को उदार बनाएगा और भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए रास्ते बनाएगा। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि जो भारत में आर्थिक संकट है वो क्यों आए। भारत में आर्थिक संकट निर्यात में गिरावट के कारण आए। जब निर्यात में गिरावट हुई, निर्यात से कमाई कम होने लगी, तो उस कारण जब भारत को आयात करनी पड़ती थी, जैसे कि पेट्रोलियम कितनी महत्वपूर्ण वस्तु है जो रोज़मर्रा रोज़ देश को चाहिए, तो उसे जब आयात करना पड़ता था तो भुगतान डॉलर से करना था, लेकिन भुगतान करने के लिए पैसे कम पड़ रहे थे क्योंकि निर्यात भारत का गिर गया था। तो ये सबसे पहला कारण माना जाता है। अब इसके गिरने के कारण विदेशी मुद्रा भंडार कम होने लगा और भुगतान संतुलन का संकट देश के सामने खड़ा हो गया। और जो सरकारी आय थी, जो सरकार देश के अंदर से इनकम आती है कर के माध्यम से, वो भी बहुत कम थी। वो सारे खर्चे देश के नहीं निकाल पा रही थी, क्योंकि आयकर के माध्यम से होने वाला राजस्व बहुत ही कम था उस समय पे। तो इस कारण मजबूर होकर जब देश में पैसों का संकट खड़ा हो गया तो देश को आईबीआरडी, एक फाइनेंशियल संस्थान से जाके 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि उधार लेनी पड़ी। ये जो आईबीआरडी है ये विश्व बैंक और आईएमएफ की एक ऋण देने वाली शाखा है। भारत को अब ऋण मिला, लेकिन वो इस शर्त पे दिया, उन्होंने कहा कि आप अपनी आर्थिक नीति को उदार बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे और भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए रास्ता बनाएंगे। यदि आप ये शर्तें पूरी करते तो हम आपको ऋण देंगे। भारत ने मान लिया और भारत को ऋण मिल गया। तो
उसके बाद अब संकट था कि भारत में नए आर्थिक सुधार हमें करने हैं, कैसे क्या किया जाए, तो उसके ऊपर एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस किया जाता है। 1990 का दशक भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव लेकर आया। सुधारों का नया मॉडल भारत में 1991 में लागू किया गया। ये जो सुधारों का नया मॉडल था, इस पर पिछले दशक में काफ़ी काम चला और फिर उसे 1991 में भारत में लागू किया गया। इस नए मॉडल को LPG के नाम से जाना जाता है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इस नए मॉडल को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है, LPG शॉर्ट फॉर्म में। इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य था कि दुनिया की जितनी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जैसे कि अमेरिका है, फ्रांस है, इटली है, रशिया है, उन सबके साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था को भी तेज़ी से विकसित बनाया जाए। भारत बहुत पीछे रह गया, तो उसकी अर्थव्यवस्था को जल्दी से तेज़ी से विकसित बनाया जाए। इस सुधार के 3 मुख्य स्तंभ हैं, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। यदि आपको क्वेश्चन में कहीं भी LPG दिखता है तो उसमें L लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण है, P प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण है और G ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण है। या फिर आपसे यदि आर्थिक सुधारों के बारे में पूछा जाए, 1991 के आर्थिक सुधार पूछा जाए, तो भी आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में लिखना है और अलग कुछ भी नहीं आएगा। तो इसमें आप पॉइंट्स पढ़ते हैं। जो 3 मॉडल थे हमारे, पहला है उदारीकरण। उदारीकरण क्या होता है? उदारीकरण का अर्थ होता है बाजार को मुक्त करना, बाजार को खुला करना। बाजार पे से जो अनावश्यक, जो अनइम्पॉर्टेंट, जो बेवजह का सरकारी नियंत्रण है, जो ज़्यादा है हद से, उसे कम करना। देश में एक ऐसा समय भी आया था जब आर्थिक गतिविधियों के लिए बनाए गए कानून ही देश की वृद्धि और विकास के लिए बाधा बन गए थे। कानून बनाए तो गए थे कि देश की वृद्धि होगी, विकास होगा, लेकिन वही देश के लिए बाधा बन गए। इस दौर को कोटा परमिट राज के नाम से जाना जाता है। अब कोटा परमिट क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि अगर आपको कोई भी व्यावसायिक गतिविधि, आपको कोई भी काम करना है, आपको कोई भी बिजनेस खोलना है, कोई भी अपना रोजगार करना है, तो उसके लिए आपको लाइसेंस लगता था। और लाइसेंस यूं ही नहीं मिल जाता था कि गए फटाफट ले लिया। एक बहुत ही जटिल, लंबी और उद्योग विरोध व्यवस्था थी, मतलब बहुत ही कठिन और लंबी व्यवस्था थी। काफ़ी लोग तो इसी से थक जाते थे कि जाएंगे मगर इतना मत्था मारेंगे, लेकिन तब भी हमें लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं लोग पहले ही पीछे हट जाते थे। तो व्यवसाय में लोग जा नहीं रहे थे, और अगर व्यवसाय नहीं होगा, देश में उत्पादन नहीं होगा, तो देश की आर्थिक स्थिति तो खराब होगी होगी। उदारीकरण इन्हीं जटिलता और प्रतिबंधों को दूर करना है। यदि हम इन सबको दूर कर देंगे, लोगों के लिए ऐसे कानून, ऐसे नियम बनाए जाएं जिससे उन्हें अपना व्यवसाय खोलने में आसानी हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसाय खोलने के लिए उन्हें प्रोत्साहित कर सके, यही तो उदारीकरण है और कुछ भी नहीं है। और उदारीकरण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त कराने की नीति थी। अब उदारीकरण नीति के कुछ प्रमुख उद्देश्य देखते हैं। पहला उद्देश्य है घरेलू उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाना तथा इस माध्यम से आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना। देखिए, जो प्रतिस्पर्धा होती है वो लगता नकारात्मक शब्द है, लेकिन अगर हम हेल्दी प्रतिस्पर्धा देखें, एक अच्छी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखें, तो वो बहुत सकारात्मक और बहुत अच्छी होती है देश के लिए, तो समाज के लिए। इसीलिए कह रहे हैं कि जो घरेलू उद्योग है, जो हमारे देश के अंदर उद्योग लगे होंगे, उनके बीच यदि हम प्रतिस्पर्धा बढ़ाएं, कैसे बढ़ा सकते हैं? हर एक व्यक्ति को, हर किसी को एक मुक्त बाजार दिया जाए, लाइसेंस का हटाया जाए, अति आवश्यक जो लाइसेंस का है जटिल प्रक्रिया, उसे हटाया जाए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाएंगे, उनके बीच में कहीं ना कहीं एक अच्छी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, और इस प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो हर कोई अपनी चीज़ों को अच्छा बनाना चाहेगा। अपनी, चाहे वो सेवाएं दे रहा है, चाहे वो सामान बना रहा है, वो उसको बढ़िया करेगा, और इससे देश का आर्थिक विकास भी होगा। दूसरा पॉइंट है विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकियों को बढ़ाना। यदि हम मुक्त बाजार करते हैं, सरकार का अनावश्यक कंट्रोल कम करते हैं, तो कहीं ना कहीं विदेशी पूंजी भी भारत में आ सकती है। और अगर कोई व्यक्ति यहाँ से जाके बाहर की टेक्नोलॉजी को देश में लाना चाहे, तो वो भी आ सकती है। बाहर की टेक्नोलॉजी का यूज़ यहाँ पे भी लोग करेंगे। यदि हम उन्हें मुक्त बाजार देंगे तभी तो वो कर पाएंगे, अन्यथा वो नहीं कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट है नियमित आयात और निर्यात हो, और उसके साथ अन्य देशों के साथ विदेशी व्यापार को भी हम प्रोत्साहित करें। यानी जो आयात और निर्यात है वो लगातार चलता रहे, और दूसरे देशों के साथ जो विदेशी व्यापार है उसे करने के लिए भी लोगों को प्रोत्साहित किया जाए भारत में, कि वो विदेशों के साथ व्यापार करें। चौथा पॉइंट है देश की वैश्विक बाजार सीमाओं का विस्तार करना और देश के कर्ज के बोझ को कम करने का प्रयास करना। इसका चौथा पॉइंट उद्देश्य था कि जो देश का वैश्विक बाजार है उसकी सीमाओं का हम विस्तार करें, और देश में जो कर्जे का बोझ था, उसमें बहुत ज़्यादा देश हमारा कर्ज में डूब गया था, उसे हम कम करें। ये था आपका उदारीकरण टॉपिक। अब दूसरा है निजीकरण। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन हम इसे इंग्लिश में कहते हैं। निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्षेत्र या उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है। तो देखिए, निजीकरण कुछ भी नहीं है, एक सामान्य आसान सी प्रक्रिया है। आप समझिए, कोई उद्योग है, कोई क्षेत्र है जिसमें सार्वजनिक कंट्रोल है। सार्वजनिक यानी सरकार का कंट्रोल है,
कोई उद्योग है जिस पर सरकार का कंट्रोल है, लेकिन सरकार उसे निजी क्षेत्र में स्थानांतरित कर देती है, उसे निजी किसी व्यक्ति को या किसी समूह को या किसी उद्योग को दे देती है, तो उसे अब निजीकरण कहते हैं। यानी वो उद्योग या क्षेत्र जो पहले सरकार के कंट्रोल में थे, उसे निकाल के निजी व्यक्ति या समूहों को दे दिया जाए। यहाँ पे स्थानांतरित करने का अर्थ है कि स्वामित्व, जो अधिकार है, उस पर जो कंट्रोल है, वो सरकार के हाथ से निकल के निजी व्यक्ति या समूह के हाथ में आ जाए। देखिए इससे क्या होता है, अब निजीकरण पहले था नहीं, सरकार के हाथ में 70 से 80% देश के उद्योगों का कंट्रोल था, क्षेत्रों पे कंट्रोल था, लेकिन सरकार से इतना कुछ संभल नहीं रहा था। और अभी तो आप देखेंगे तो आर्थिक संकट है, तो देश के सरकार के पास पैसा भी नहीं है लगाने के लिए, तो सरकार ने क्या कहा कि भाई हमसे ये नहीं संभल रहा, हमारे पे खर्चा ही बढ़ रहा है, तो उसे फ्री करो। तो फ्री करने के लिए क्या किया, उसके जो स्वामित्व था वो अपने हाथों से निकाल के निजी व्यक्ति समूह को दे दिया। वो लोग बिजनेसमैन जो थे या जो करना चाहते थे, उसे जिन्हें लगता था कि हम हैंडल कर सकेंगे, उन्हें दे दिया, और वो उसे अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, वो उसे खुद चला रहे हैं। तो इससे सरकार पे जो खर्चे का बोझ था वो थोड़ा कम हो गया, और वो कंपनीज भी निजी हाथों में जाके अच्छे से चलने लगी। निजीकरण के समर्थकों का कहना है कि निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा अधिक कुशल प्रथाओं को बढ़ावा देती है, जो बेहतर सेवा और उत्पाद, कम कीमत और कम भ्रष्टाचार उत्पन्न करती है। देखिए जो निजीकरण के समर्थक हैं वो कहते हैं कि जो हमारा निजी क्षेत्र है उसमें अगर यदि प्रतिस्पर्धा होती है तो वह अधिक कुशल प्रथाओं को बढ़ावा देती है, कुशल तरीके से चीज़ें होती है, जैसे कि बेहतर सेवा मिलेगी आपको, उत्पाद मिलेगा। अगर बहुत सारे उद्योग है वो आपस में कम्पीट कर रहे हैं कस्टमर्स को अपने पास लाने के लिए, तो वो बेहतर सेवाएं देंगे आपको, बेहतर उत्पाद बनाएंगे ताकि लोग उनके पास जाएं। तो ये एक अच्छा कॉम्पिटिशन है जो सबको ऊपर उठने में मदद करता है। आपको कस्टमर को, एक ग्राहक को कम कीमत पर सामान मिलेगा और भ्रष्टाचार भी कहीं ना कहीं से कम होगा। 1991 की नई औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कई सुधार उपाय शामिल थे। तो देखिए जो निजीकरण है उसे भी 1991 की सुधार नीति में शामिल किया गया था। उनमें से कुछ घाटे में चल रही कंपनी को निजी क्षेत्र में बेचना था और निजी भागीदारी के लिए बढ़ावा दिया गया। निजीकरण को क्यों लाया गया कि जो घाटे में कंपनियां चल रही हैं, जो सरकार के हाथ में है लेकिन वो घाटे में चल रही हैं, उनसे मुनाफा तो हो नहीं रहा, उल्टा नुकसान हमारा ज़्यादा हो रहा है, तो उसे निजी क्षेत्र में बेचने के लिए और जो निजी भागीदारी थी सार्वजनिक क्षेत्र में उसे बढ़ावा दिया गया। 1991 से लेकर अब तक अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पे कई बार प्राइवेटाइजेशन किया गया है, जैसे कि MTNL, VSNL, IOC, HAL आदि। इन सबको सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में बेचा गया है या उनकी भागीदारी को इसमें बढ़ाया गया है ताकि वो कंपनियां घाटे की जगह मुनाफे में चले। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। हमारा तीसरा मॉडल जो था वैश्वीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से मुक्त व्यापार के माध्यम से या पूंजी और श्रम की गतिशीलता के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। परेशान मत होइए, बहुत लंबी डेफिनेशन नहीं है। यदि हम आसान भाषा में समझे तो अपने देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ लेना ही वैश्वीकरण कहलाता है। अपने घर के दरवाजे यदि हम दूसरों के लिए खोल दें कि वो उसमें आ सके और हम भी वहाँ से बाहर जा सके तो कितना अच्छा रहता है। तो वही वैश्वीकरण है, हम अपने देश के दरवाजे खोल दें ताकि दूसरे देशों की दूसरी कंपनियां, विदेशी पूंजी हमारे देश में आ सके और हमारे देश का भी उनके देश में जा सके। बस यही वैश्वीकरण कहलाता है, ठीक है। और ये कैसे होता है? ये मुक्त व्यापार के माध्यम से होता है। इसमें पूंजी और श्रम, पूंजी यानी पैसा, श्रम यानी मेहनत, लेबर, वो सब एक दूसरे से जुड़ सके, एक दूसरे देशों में जा सके। जैसे आप देखते हैं हमारे भारत से भी लोग जाते हैं दूसरे देशों में काम करने, कनाडा, दुबई, बहुत सारी कंट्रीज़ में जाते हैं। ये भी वैश्वीकरण है। पूंजी बाहर से यहाँ आती है, विदेशी पूंजी आती है। कंपनीज जो हैं, MNCs है जो बाहर की, वो इंडिया में आके अपने प्लांट सेटअप करती हैं, ये भी वैश्वीकरण है। तो वैश्वीकरण बहुत आसान सा टॉपिक है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को या भारत की अर्थव्यवस्था को हम विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ दें तो वो वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण का अगर आसान भाषा में कहूँ तो एक पूरे देश को आप एक गाँव के रूप में समझिए। पूरा देश एक गांव है, आपस में आदान प्रदान चल रहा है, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो कितना बढ़िया रहेगा। सबका मिलजुल के विकास होता है इसमें। इससे विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं अपनी अपनी योग्यताओं के साथ एक मंच पे आती हैं और एक दूसरे से जुड़ने लगती हैं। देखा आपने, जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो सबकी अपनी अलग अलग योग्यताएं हैं ना। क्या कोई भी ऐसा देश है जिसके पास सब कुछ है? नहीं, सब एक दूसरे पे कहीं ना कहीं निर्भर हैं। तो अपनी अपनी योग्यताओं के साथ एक मंच पे आएंगे और एक दूसरे से जुड़ेंगे, एक दूसरे को वो देंगे जो दूसरे के पास नहीं है। उन सबको एक खुला बाजार मिलता है अपना सामान बेचने के लिए, सेवाएं देने के लिए, और आर्थिक निर्भरता एक दूसरे पे बढ़ने लगती है। और यह वैश्वीकरण जो है ये समग्र पूरे विश्व को एक बनाने का प्रयास करता है। अब हम देखते हैं वैश्वीकरण नीति के प्रमुख उद्देश्य। भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था से निकटतम संबंध होना। वैश्वीकरण कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्थाओं से
निकट संबंध होना चाहिए, जैसे कि आज है भी। आप देखते हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो अलग अलग देशों में जाते हैं, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, वहाँ पे डील साइन कर रहे हैं, तो उससे अर्थव्यवस्था एक दूसरे के क्लोज आ रही है। वस्तु, सेवाएं, टेक्नोलॉजी तथा अनुभव का बिना रोक टोक विश्व में विनिमय हो सके। विनिमय का अर्थ है आदान प्रदान। तो जितनी भी वस्तु हैं, सेवाएं हैं, टेक्नोलॉजी है और अनुभव, अनुभव एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको दिखती नहीं है लेकिन बहुत लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है एक्सपीरियंस। तो इन सभी चीज़ों का बिना रोक टोक के विश्व में आदान प्रदान हो सके, ताकि वो एक दूसरे को बेनिफिट ही करे कहीं ना कहीं। तीसरा पॉइंट है, विकसित देशों से पूंजी तथा तकनीक का प्रभाव भारत की ओर हो सकेगा। आप देखेंगे विकसित देशों में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन हमारा देश जब विकासशील है उसे पूंजी चाहिए, और 1991 के आसपास ज़रूरी चाहिए थी कि पैसा आए ताकि हम अपने में लगाएं, और कहीं ना कहीं देश में पैसा आएगा तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो वैश्वीकरण हमें ये फ़ायदा देता है कि विकसित देशों से पूंजी और तकनीक भारत की ओर आ सकेगी, तो विकासशील देश भी ऊपर उठ सकेंगे। चौथा और अंतिम पॉइंट, वैश्वीकरण से संसार के विभिन्न देशों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के सहयोग में वृद्धि होगी। यदि वैश्वीकरण होता है तो और देशों के साथ भारत भी सहयोग कर सकेगा और उनका सहयोग प्राप्त कर सकेगा। तो ये था हमारा आज का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ज़रूर पढ़िएगा एग्जाम से पहले। धन्यवाद।